नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एक नए टॉपिक जो संक्रांति है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके विषय में हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे। ये संक्रांत क्या है? संक्रांत, इसको अयनांत या सोलस्टिस कहा जाता है। संक्रांति को अयनांत या सोलस्टिस कहा जाता है। इंग्लिश में सोलस्टिस कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? संक्रांत का अर्थ, सोलस्टिस का अर्थ होता है ठहरा हुआ सूर्य। ठहरा हुआ सूर्य का मतलब कि कहीं एक जगह कहाँ पर है, उसकी स्थिति को इंगित करता है कि ठहरा हुआ सूर्य, इसका मतलब होता है। सोलस्टिस जो शब्द है ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ ठहरा हुआ सूर्य है। यह एक क्या है? खगोलीय घटना है जो साल में 2 बार होती है और पृथ्वी के सबसे लंबे तथा सबसे छोटे दिन को चिन्हित करती है, जिसके लिए हिंदी में अयनांत या संक्रांति शब्द का प्रयोग होता है। अतः संक्रांति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण की सीमा को कहते हैं। अब इसके विषय में हम लोग समझते हैं कि ये संक्रांति है क्या। यह जो है खगोलीय घटना है, ये साल में 2 बार आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ये घटना जो घट रही है ये क्यों हो रहा है? तो इसका मुख्य कारण एक है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हर जगह पृथ्वी पर कहीं दिन बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है, कहीं गर्मी का मौसम होता है, कहीं सर्दी का मौसम होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण संक्रांति से हम समझते हैं कि दिन भी बड़ा क्यों होता है, कभी जाड़ा क्यों होने लगता है, कभी गर्मी क्यों होती है, इसके विषय में पूरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्लोब का हो गया, ये नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है? साउथ पोल हो गया। इसको बीच का जो रेखा होता है, अक्षांश होता है, इसको कहता है 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है। अब इसको समझते हैं। इससे ठीक 23.5 डिग्री ऊपर जो है, 23.5 डिग्री, ये जो है नॉर्थ पोल की तरफ में, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, यहाँ पर इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। और उसी तरीके से ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, इसको कहा जाता है मकर रेखा। इसको मकर रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो होता है कर्क रेखा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश ये मकर रेखा होती है। तो सूर्य की जो स्थिति होती है ये हमेशा कर्क और मकर रेखा के ही बीच में बनी रहती है। कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, यानी 90 डिग्री के पर हमेशा चमकता है। तो ये स्थिति हमेशा बनी रहती है, कभी कर्क से मकर पर, मकर से कर्क की रेखा के बीच में सूर्य इसी हिसाब से वो हमेशा चमकता रहता है। कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और मकर रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती है, यानी हमेशा तिरछी पड़ती है। अब इससे हमको क्या मालूम होगा कि अब इसी बीच में सूर्य का आवागमन रहता है। अब हमें समझना है कि आखिर ये क्यों होता है, इस बीच में क्यों चमकता है? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण कि सभी पृथ्वी पर सभी जगहों पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, और एक कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर ये छोड़ करके बाकी सब जगह तिरछी पड़ती है। इसके बीच में लंबवत पड़ती है, बाकी जो है तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती है। अब इसमें कब बड़ा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है, कब बराबर दिन होता है, कब कर्क संक्रांति होती है, कब मकर संक्रांति होती है, अब इसे हम आगे इसको समझते हैं। आइए देखते हैं इस संक्रांति के विषय में हम लोग समझे। अब देखते हैं कि कर्क संक्रांति के विषय में, ये कुछ मूल पॉइंट है, इसको हम समझते हैं कि कर्क संक्रांति क्या है। यहाँ पर हम पिछले फिगर में, चित्र में हम लोग समझ चुके थे कि सूर्य जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है, लंबवत किरणें उसकी पड़ती है। अब यहाँ पर कर्क संक्रांति के विषय में क्या है, इसको हम समझते हैं। जब सूर्य लंबवत चमकती है तो कभी
ये मकर रेखा पर सूर्य रहता है, फिर ये विषुवत रेखा होते हुए चमकता है कर्क रेखा तक, इस बीच में चमकता है। तो सूर्य जो है 21 जून को हर साल 21 जून को सीधे लंबवत रेखा यानी पड़ते हुए की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है। सूर्य की लंबवत किरणें जो होती है 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है, उसी को कहा जाता है कर्क संक्रांति। इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। अभी हम लोगों ने समझा कि कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश है, और मकर रेखा जो है विषुवत रेखा से ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इस पर ये सूर्य चमकता है। इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है। तो इस दिन जो है एक उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन 21 जून को ही इस दक्षिणी गोलार्ध में, अब यहाँ पर हो जाएगा विषुवत रेखा के ऊपर जो विभाग है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला भाग जो है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, अतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। अब यहाँ पर इस दिन सूर्य के गोलार्ध में ये क्यों होता है, सबसे पहले हम लोग समझे संक्रांति होने के कारण कि सूर्य जो है अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ पर इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुके होने के कारण, यानी उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की तरफ अधिकांश भाग उसका क्या होता है, झुका होता है, जिसके कारण कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, जिसके कारण कि क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, जिसके कारण कि उस समय हम लोग की तरफ क्या होता है, गर्मी होता है, जिसको कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत। उसी हिसाब से दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो चमक है तिरछी होती है, सीधा नहीं पड़ता है, दूर होने के कारण वहां पर ज्यादा ऊष्मा प्राप्त सूर्य की नहीं हो पाती है, इसलिए वहां पर शीत अयनांत होता है। यानी 21 जून को हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में वहां पर शीतकालीन स्थिति बनी रहती है, यानी जाड़े का मौसम बना रहता है। अब उसी हिसाब से चूंकि भारत हमारा कहाँ है, कर्क रेखा पर है, भारत कर्क रेखा पर स्थित है, यानी भारत से होकर के कर्क रेखा गई है। तो 21 जून को हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत में भी, हमारे देश में भी यहाँ पर 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा और लंबी रात हो जाएगी। तो ये जो है हमारा कर्क संक्रांति कहलाता है, इसी को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इसमें मूल चीज हमको जानकारी ये करना है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है उस समय का, और दक्षिणी गोलार्ध के शीत अयनांत उसे कहा जाता है। तो अब आइए देखते हैं, कर्क संक्रांति है, उसके बाद मकर संक्रांति के विषय में हम लोग आगे जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं मकर संक्रांति के विषय में। इसके पहले हम लोगों ने कर्क संक्रांति के विषय में पूरी तरीके से जानकारी की है कि कर्क संक्रांति में क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो कर्क संक्रांति में 21 जून को ये घटना होती है। 21 जून को सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो होती है कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, जिसके कारण कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो होता है छोटा होता है, रात जो होती है बड़ी होती है, और ग्रीष्म अयनांत होता है 21 जून को, यानी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत होता है। ये कर्क रेखा के विषय में, कर्क रेखा पर जब शुरू होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ शुरू होता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है, इन्होंने हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं कि मकर संक्रांति में क्या होता है। सूर्य फिर धीरे धीरे इसका जो लंबवत किरणें होती है कर्क रेखा से सीधे मकर रेखा तक आती है। तो जब मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें सीधी पड़ती है तो दिन होता है 22 दिसंबर।
22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, जिसको मकर संक्रांति कहा जाता है। यानी मकर रेखा का मतलब कि 23.5 डिग्री अक्षांश किधर, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। अब यहाँ पर इस दिन 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हम लोग की तरफ उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर, यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, जिसके कारण कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रातें छोटी होती है। इसी दिन 22 दिसंबर को अब हम लोग के यहाँ, अभी हम लोग का दिसंबर चल रहा है, दिसंबर जो बीत रहा है 22 दिसंबर चल रहा है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ होगा। और हम लोग के यहाँ 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हुआ। और हम लोग के तरफ में अभी शीत अयनांत है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होगा, वहाँ पर अभी गर्मी होगा, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य की जो किरणें लंबवत मकर रेखा पर पड़ रही होगी। अब वहाँ जो होगा जब ग्रीष्म अयनांत, अब वहाँ पर क्या कहा जाएगा, ग्रीष्म अयनांत, क्योंकि मकर रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण वहाँ पर जो उस गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध जो होता है सूर्य से ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त कर रही होगी, जिसके कारण कि वहाँ पर ग्रीष्म होगा यानी गर्मी होगा, तो उसको कहा जाएगा ग्रीष्म अयनांत। और इस समय हम लोग के तरफ में यानी उत्तरी गोलार्ध में आज को कहा जाएगा शीत अयनांत कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग का भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसके कारण कि हम लोग के तरफ में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दो बातें हम लोगों ने समझ लिया कि कर्क संक्रांति में क्या होता है, मकर संक्रांति में क्या होता है। फिर एक बार हम देखते हैं कि कर्क संक्रांति 21 जून को, मकर संक्रांति 22 दिसंबर, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ये होता है हमारा कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। अब आइए एक विषुव, अब जिस समय सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर होता है उस समय क्या स्थिति बनती है, आइए अब उसको हम देखते हैं। आइए अब देखते हैं संक्रांति या अनंत के विषय में अगला क्या है। अभी हम लोगों ने कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति ये दोनों के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कर्क संक्रांति 21 जून को और मकर संक्रांति होता है 22 दिसंबर को होता है। इस दिन क्या क्या होता है पूरी घटना हम लोगों ने जान लिया। अब आते हैं विषुव। विषुव होता है इक्विनॉक्स कहा जाता है। यह जो है साल में 2 बार होने वाली खगोलीय घटना है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कर्क संक्रांति यानी 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को पड़ती है। ठीक 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर बड़ा दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। अब दिन रात बराबर कब होते हैं उसके विषय में जानते हैं। तो दिन रात बराबर होने की घटना जो होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दिन रात हमारा बराबर होता है। तो वो कैसे होता है, विषुव क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा यानी यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है। इसको हम विषुव कहा जाता है, इसी को विषुव कहा जाता है। यानी फिर से हम समझते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को जिस तरीके से 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। उसी तरीके से विषुवत रेखा पर 2 ऐसा तिथि है 21 मार्च और 23 सितंबर जो कि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है यानी लंबवत पड़ती है। इसी को विषुव कहा जाता है या इक्विनॉक्स कहा जाता है।
इस दिन इस तिथि को 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात पूरे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। अब आगे देखते हैं 21 मार्च को विश्व को क्या कहा जाता है? 21 मार्च को वसंत विश्व कहा जाता है और 23 सितंबर को शरद विश्व कहा जाता है। इसको 21 मार्च में जिस समय दिन रात बराबर होंगे तो 21 मार्च के दिन को हम वसंत विश्व कहेंगे और 23 सितंबर को विश्व को शरद विश्व कहा जाता है। अब आगे समझते हैं पृथ्वी तो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन जब विश्व के समय जिस समय विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है तो उस समय सूर्य का जो पृथ्वी का जो भाग होता है न सूर्य की तरफ झुका होता है और न सूर्य से दूर होता है। सूर्य की तरफ होगा तो नजदीक होगा, सूर्य के दूर भी नहीं होता है, यानी सीधा होता है, यानी पूरे विषुवत वृत्त पर लंबवत एकदम सीधा पड़ता है। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा अभी कि 21 जून को जब कर्क संक्रांति होता है तो उस समय सूर्य के तरफ ये झुका होता है, उत्तरी ध्रुव जो होता है सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण कि उत्तरी ध्रुव पर ग्रीष्म अयनांत होता है, यानी गर्मी का दिन होता है। ठीक उसी प्रकार 22 दिसंबर के समय मकर रेखा की तरफ में यानी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को यानी मकर रेखा पर जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है तो उस समय जो होता है यहाँ पर ग्रीष्म अयनांत होता है और हम लोग की तरफ यानी 21 जून इधर में उत्तरी गोलार्ध में शरद यानी अयनांत होता है, शीत अयनांत होता है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण उसी प्रकार से लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती है जिसको हम विषुव कहा जाता है और इस समय यहाँ पर पूरे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी सपोज कीजिए हम लोग की तरफ में 22 दिसंबर को लेते हैं शीत अयनांत, हम लोग की तरफ में शीत अयनांत है, उत्तरी गोलार्ध में है। सूर्य इस समय कहाँ होगा इसको हमको समझना है। इस समय जो है सूर्य जो होता है हम लोग की तरफ यदि 22 दिसंबर में यानी भारत में ठंडा होता है, ठंडे का मौसम होता है, दिसंबर के बाद में शीतलहर चलती है तो इसका मतलब कि हम लोग की तरफ में शीत अयनांत है। तो उस समय 22 दिसंबर को यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति बने मकर रेखा पर होगी। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा यानी दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब यहाँ से धीरे धीरे ये सूर्य जो है उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा, यानी दक्षिण से सीधे सीधे ये ऊपर जाने की स्थिति बनने लगेगी सूर्य की, यानी मकर रेखा से सीधे उत्तरायण यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ विषुवत रेखा पर चला जाएगा। विषुवत रेखा से होते हुए फिर इसकी चमक जो है लंबवत किरणें किधर हो जाएगा, सीधे एकदम कर्क रेखा के सामने इसकी लंबवत किरणें पड़ने लगेगी। तो इसके यहाँ से मकर रेखा से जब आगे सूर्य की किरणें बढ़ेगी लंबवत इस पर तो सबसे ये जाएगी बीच में क्या पड़ेगा, विषुवत रेखा। तो इधर जाते समय 22 दिसंबर से मकर रेखा से जब सूर्य की किरणें आगे बढ़ेगी यहाँ पर तो विषुवत रेखा पर जब पड़ेगी तो ये डेट होगा 21 मार्च को, यानी 22 दिसंबर से जब आगे बढ़ेगी तो सीधे अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे यानी भारत में जब 22 दिसंबर के आगे जब सूर्य के आगे उत्तरायण होगा तो सीधे 21 मार्च को ये विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें पड़ना शुरू हो जाएगी। यानी धीरे धीरे 22 दिसंबर के बाद में जब उत्तरायण होगा तो हम लोग की तरफ में धीरे धीरे दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है और 21 मार्च को सीधे सूर्य की किरणें कहाँ हो जाती है, सीधे चमकने लगती है, विषुवत रेखा पर चमकने लगती है। अब 21 मार्च से ये इसके बीच में कितना महीना हुआ, 3 माह, यानी मकर रेखा से विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ने में कितना 3 माह का समय लग गया। फिर 21 मार्च से फिर जून तक ये सीधे विषुवत रेखा से एकदम उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का चमकना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 जून को सीधे सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा, उसकी लंबवत किरणें सीधे कर्क रेखा पर गिरने पड़ती है लंबवत पड़ती है। अब कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, यानी तिरछी पड़ती है, यानी वहाँ पर ठंडे का मौसम, यहाँ पर हमेशा उस तरीके का गर्मी नहीं मौसम नहीं मिलता है, यानी ठंडे का ही मौसम होता है। यानी कर्क रेखा से ऊपर जो होती है सूर्य की किरणें कभी भी सीधे नहीं पहुंचती। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है तो कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, यहाँ पर मकर रेखा से नीचे और कर्क रेखा से ऊपर, यानी विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश ये दक्षिण गोलार्ध में ही सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है, इसके अलावा तिरछी पड़ती है। तो ये 21 जून को हो गया। अब 21 जून के बाद में फिर सूर्य की किरणें नीचे
यानी फिर लौटता है, उस समय फिर ये 23 सितंबर हो जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, ये 23 सितंबर लौटते हुए भी फिर 3 माह, यानी 22 दिसंबर से 21 जून तक 6 माह, और फिर 21 जून के जब नीचे आएगा सूर्य, जब फिर विषुवत रेखा पर चमकना शुरू होगा तो वो डेट होता है 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पूरे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और 23 सितंबर से फिर ये नीचे मकर रेखा पर आने में समय लग जाता है 22 दिसंबर। इस तरीके का सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर हमेशा पड़ती है, और मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में हमेशा लंबवत पड़ती रहती है, और कभी ग्रीष्म कभी शरद ये आते रहते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि 21 जून महत्वपूर्ण तिथि क्या है कि दिन बड़ा कब होता है। तो हम लोग का भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा पे स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। और ये हम लोग का ये तिथि भी मालूम हो गया कि मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, और कर्क रेखा पर 21 जून, और विषुवत वृत्त पर 23 सितंबर और 21 मार्च को। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि जब 22 दिसंबर को खिचड़ी मकर होता है, तो हम लोग के मकर 14-15 तारीख को भी जनवरी में भारत में मनाया जाता है। आखिर ये क्यों होता है? मकर संक्रांति तो यहाँ पर 22 दिसंबर का है, तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर को है, तो फिर 14-15 को मनाया जाता है। तो ये मान्यता पीछे से है, कुछ ऐसे गणितज्ञ या दार्शनिकों ने बताया कि 72 साल पर, हर 72 साल पर एक दिन जो होता है ये डेट में अंतर आता है, जिसके कारण कि ये मान्यता रही कि 22 दिसंबर को मकर से ये ऊपर उठने लगता है। तो हमारे भारत के में ये दिन के अंतर होने के कारण ही 14 और 15 ये जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। नहीं तो पहले प्राचीन काल में ऐसा यही डेट रहा, लेकिन हर 72 साल पे एक दिन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से पहले से चले आने के बाद में ये 14 और 15 तारीख को मनाया जाने लगा। इस तरीके से मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग हम समझते हैं कि बस इसी से संबंधित ये बातें हैं। अब जितने भी प्रयास हम लोगों ने किया कि इस संक्रांति से संबंधित दिन बड़ा छोटा संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, प्रश्न जो होते हैं हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने प्रयास किया कि इसमें पूरा सम्मिलित कर दूं, सारे पॉइंट को सम्मिलित कर दूं, और हुआ भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका लाभ भी लेंगे, आप लोग इसको समझ भी गए होंगे कि संक्रांति की क्या है, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और विषुव, ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विषुव भी, इसको हम लोगों ने समझ गए होंगे, कब दिन बड़ा छोटा दिन रात बराबर होता है। और अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और जो भी हो कमेंट आप ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं ये सहयोग आपका रहेगा, तो इस तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि और भी मैं वीडियो आपको बना कर देता रहूं। और इसके लिए तो कोई चार्ज है नहीं, हर चीज़ फ्री। मैं प्रयास करूँगा कि इस तरीके से अच्छी से अच्छी वीडियो जो आपके लिए लाभप्रद हो वो बनाता रहूँ। धन्यवाद।